हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो ह्यूमेटिक फीवर का टॉपिक चल रहा है, इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, कोजेस, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को एक साथ पढ़ेंगे। तो जो साइन एंड सिम्टम्स है इस कंडीशन के, उन साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे एक डायग्नोसिस क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया गया है जिसका नाम है जोन्स क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है इस कंडीशन को डायग्नोस किया जाता है। ये जो जोन्स क्राइटेरिया है ये एक डॉक्टर ने बनाया था जिनका नाम था टी डकेट जोन्स। अब ये जोन्स क्राइटेरिया होता क्या है, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जो इंक्लूड किए गए हैं, तो जोन्स क्राइटेरिया को दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। एक तो है मेजर क्राइटेरिया और दूसरा है माइनर क्राइटेरिया। ओके, तो दो क्राइटेरिया में या दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है जोन्स क्राइटेरिया में। पहला तो है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा है माइनर क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया में जो है मेजर सिम्टम्स इंक्लूड किए गए हैं और माइनर क्राइटेरिया में माइनर सिम्टम्स इंक्लूड किए गए हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हम मेजर क्राइटेरिया में पहला सिम्टम देख रहे हैं कार्डाइटिस, जो कि हार्ट से रिलेटेड है। तो कार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट। ये हार्ट में भी तीन लेयर्स होती है। सबसे आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम, मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम और इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम। तो यहाँ पे ह्यूमेटिक फीवर में इन्फ्लामेशन तीनों हार्ट की जो लेयर्स है तीनों में इन्फ्लामेशन अकर होता है, पर स्पेशली एंडोकार्डियम जो लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? हार्ट के वॉल्स के अंदर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डाइटिस। सेकंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलता है पॉली आर्थराइटिस, जो कि रिलेटेड है जॉइंट से, यानी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है बॉडी के कौन से जॉइंट्स में स्पेशली देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन मेनली उन जॉइंट्स में देखने को मिलता है जिनका नाम होता है साइनोवियल जॉइंट्स, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया। तो ये जो साइनोवियल जिन जॉइंट्स होते हैं इनमें ज़्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि दोनों जो बोन्स होती है, जो लाइक नी जॉइंट की बात कर ले मैं, तो नी जॉइंट की जो दोनों बोन्स के बीच में जो गैप होता है, इस गैप के चारों तरफ जो है एक साइनोवियल कैविटी होती है। साइनोवियल कैविटी के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या करती है, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करने लग जाती है। इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन अकर हो जाता है और इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे सिम्टम्स अपियर होते हैं। और यहाँ सिम्टम्स किसके अपियर होंगे? आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस का मेन होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा जॉइंट्स के अंदर, स्पेशली कौन से जॉइंट्स के अंदर? साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे सिम्टम की बात करें तो वो ब्रेन से रिलेटेड है जिसका नाम है कोरिया। अब कोरिया वर्ड जो है इसका मीन क्या होता है, तो इसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो ज़्यादा सीरियस होती है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन के अंदर जो है एक सेंटर पाया जाता है जिसको बोलते हैं बेसल गेंगलिया। बेसल गेंगलिया जो होता है स्पेशली हमारे मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ होती है इस बेसल गेंगलिया को अटैक करती है, जिसकी वजह से ये जो मोटर सिस्टम है, मोटर मूवमेंट्स या मोटर कंट्रोल करने का जो सिस्टम है, ये अफेक्ट हो जाता है या ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन की बॉडी में जर्की मूवमेंट्स या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लग जाते हैं। कहने का मीन ये है कि उसके जो हाथ पैर है वो एकदम से ही जो है अचानक से इनवॉलेंट्री उनमें मूवमेंट्स होने लग जाएंगे, इधर उधर किधर भी मूव करने लग जाएंगे। तो उस कंडीशन को बोलेंगे कोरिया। इस कोरिया को अदर नाम से भी बोला जाता है। पहला नाम तो इसका सिंडहैम्स कोरिया और दूसरा है सेंट वाइटस डांस। तो आप इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं जो आपको इजी लगे। हालांकि यहाँ पे इजी कोरिया ही लगेगा, बाकी सिंडहैम्स कोरिया और सेंट वाइटस डांस जो है थोड़ा सा टिपिकल टर्म्स है। तो ये तीसरा सिम्टम हो गया कोरिया, जो मेजर क्राइटेरिया में देखने को मिलता है। फोर्थ वन की बात करें तो यहाँ पे सब क्यूटेनियस टिश्यू में भी कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स। ये नोड्यूल्स क्या होते हैं, तो ये नोड्यूल्स जो है स्मॉल
पेनलेस बम्प्स होते हैं जो स्किन में देखने को मिलते हैं, मतलब छोटी छोटी जो है गांठें बन जाती है जो पेनलेस होती है, जिनमें कोई भी दर्द नहीं होता है। तो इस तरह से जो है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन अब बात कर लें यहाँ पे सिम्टम की, तो वो स्किन से रिलेटेड है जिसका नाम है एरिथमा मार्जिनेटम। एरिथमा मार्जिनेटम एक तरह के जो है रेड रैशेज होते हैं जो स्किन पे देखने को मिलते हैं। अब ये रेड रैशेज किस तरह से दिखते हैं तो वो आपको इस पिक्चर में दिख जाएंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये रेड रैशेज है, इनको बोलते हैं एरिथमा मार्जिनेटम। तो इस एरिथमा मार्जिनेटम में क्या होता है कि बीच का जो सेंटर है वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो इसका जो सर्कल एरिया है ये बिल्कुल जो है लाल कलर का होता है, यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं लाल कलर के। तो इस तरह से जो है इस कंडीशन में जो है अपीयरेंस रहता है। तो इन रैशेस को बोलते हैं एरिथमा मार्जिनेटम। तो यहाँ पे जो जोन्स क्राइटेरिया है उसमें मेजर क्राइटेरिया में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ये 5 सिम्टम्स होते हैं। पहला कार्डाइटिस होता है जो हार्ट से रिलेटेड है। दूसरा आर्थराइटिस होता है या पोली आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। पोली का मतलब हो गया यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे पोली आर्थराइटिस, जो किससे रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है। तीसरा यहाँ पे कोरिया हो गया जो ब्रेन से रिलेटेड है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो सबक्यूटेनियस टिश्यू से रिलेटेड है। और लास्ट वन एरिथमा मार्जिनेटम जो स्किन से रिलेटेड है। तो जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे 5 ऑर्गन अफेक्ट होते हैं और 5 ऑर्गन से रिलेटेड यहाँ पे सिम्टम्स ये देखने को मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं मेजर क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं अपन माइनर क्राइटेरिया की। तो माइनर क्राइटेरिया में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक फर्स्ट वन है फीवर। फीवर दिखती सी बात है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे फीवर देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे पोली आर्थरालजिया देखने को मिलेगा। अब पोली आर्थरालजिया क्या होता है तो इसका मीन होता है पेनफुल जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स के अंदर ज़्यादा पेन होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे पोली आर्थरालजिया। तीसरा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे तीसरा ईएसआर का जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। ईएसआर की फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये एक तरह का इन्फ्लामेटरी मार्कर है जो इन्फ्लामेशन में इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इंक्रीज लेवल रहेगा जो इंडिकेट कर रहा है इन्फ्लामेशन को। नेक्स्ट वन अब यहाँ पे जो सिम्टम की बात करें तो वो है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल का मीन हो गया कि जब ईसीजी करी जाएगी, यानी हार्ट की जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाएगा तो उसमें जो ईसीजी में आप देखेंगे तो जो पीआर इंटरवल होता है वो उसमें जो है टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगी, यानी वो प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। वो किस वजह से होगा, हार्ट के वाल्व्स में दिक्कत होने की वजह से। तो ये माइनर क्राइटेरिया की बात हो गई। तो जैसा मैंने आपको बताया साइन एंड सिम्टम्स भी यहाँ पे मैंने आपको इंक्लूड कर दिए, और जो जोन्स क्राइटेरिया है जो डायग्नोसिस में काम आता है वो भी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जो डायग्नोसिस का जो जोन्स क्राइटेरिया है उसमें 2 कैटेगरी है, पहला है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा है माइनर क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं कि ह्यूमेटिक फीवर डायग्नोस कैसे किया जाता है इस क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो आप जैसा देख रहे हैं मेजर क्राइटेरिया में, तो इसमें कंडीशन ये रहती है कि मेजर क्राइटेरिया में जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी ये 5 तरह के जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं, इन 5 सिम्टम्स में से कोई से भी 2 सिम्टम्स या 2 लक्षण जो है प्रेजेंट होना जरूरी है। या वो चाहे वो कार्डाइटिस पोली आर्थराइटिस प्रेजेंट हो, चाहे वो कार्डाइटिस कोरिया प्रेजेंट हो, चाहे वो पोली आर्थराइटिस और कोरिया प्रेजेंट हो। तो कहने का मीन ये, इनमें से कोई से भी अगर 2 मेजर क्राइटेरिया या मेजर सिम्टम्स प्रेजेंट है और इसके बाद दूसरा जो माइनर क्राइटेरिया है उनमें से कोई सा भी एक जो माइनर क्राइटेरिया या सिम्टम प्रेजेंट है तो पेशेंट में ह्यूमेटिक फीवर प्रेजेंट है, यानी वो पॉजिटिव है ह्यूमेटिक फीवर के लिए। ठीक है, तो मेजर क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया या 2 सिम्टम्स का प्रेजेंट होना जरूरी है और उसके साथ साथ माइनर क्राइटेरिया में 1 सिम्टम का होना जरूरी है। तो इस तरह से जो है ह्यूमेटिक फीवर को डायग्नोस किया जाता है जोन्स क्राइटेरिया के बेसिस पे। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, जो अपन जोन्स क्राइटेरिया की बात कर ही रहे हैं। तो इसमें अदर प्रोसीजर्स या जो टेस्ट भी आते हैं, लाइक पहला अपन बात कर ले तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, जो प्रेजेंट पास्ट मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री है। इसमें सबसे ज़रूरी फैमिली हिस्ट्री होती है, क्योंकि मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स में बताया था कि जीन्स की वजह से भी जो है र्यूमेटिक फीवर अकर होता है। दूसरा यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जोन क्राइटेरिया का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जोन क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया होते हैं, मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में कोई से भी 2 सिम्टम्स का प्रेजेंट होना जरूरी है और माइनर क्राइटेरिया में 1 सिम्टम का होना जरूरी है। अगर ये सिम्टम्स आते हैं इतने मिनिमम तो पेशेंट में र्यूमेटिक फीवर
है। नेक्स्ट वन यहाँ पे ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों करेंगे, तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का पता लगाने के लिए करेंगे। लाइक पहला जो हो गया सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में और दूसरा हो गया ईएसआर। ये दोनों ही जो आप देख रहे हैं नाम, सी रिएक्टिव प्रोटीन और ईएसआर, ये दोनों इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है और यहाँ पे ह्यूमेटिक फीवर की कंडीशन में इन दोनों का जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस की, तो वो है एएसओ। यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है एएसओ की वो होती है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। तो ये क्या होता है, तो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो होती है ये एंटीबॉडीज़ होती है जो किसके अगेंस्ट बनती है, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स के अगेंस्ट। मतलब बैक्टीरिया में जो टॉक्सिन होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन, उसके अगेंस्ट जो है ये एंटीबॉडीज़ बनती है। तो ब्लड में अगर ह्यूमेटिक फीवर हुआ है यानी जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनी है, तो जब ये टेस्ट किया जाएगा एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, तो यहाँ पे ब्लड में इन एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस रहेगी। तो अगर यहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ ब्लड में प्रेजेंट है तो इसका मीन ये है कि पेशेंट में ह्यूमेटिक फीवर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन यहाँ पे डायग्नोसिस में ईसीजी करेंगे। ईसीजी करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, प्रोलोंग पीआर इंटरवल, जो मैंने आपको माइनर क्राइटेरिया में बताया था। नेक्स्ट वन यहाँ पे थ्रोट कल्चर भी कर सकते हैं जिसमें स्वाब लेंगे थ्रोट से, किसका पता लगाने के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए। तो ये बात हो गई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट देना है। बेड रेस्ट कब ज़्यादा देना है, जब अगर बच्चे में कार्डाइटिस के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हो। तो आप दिखती सी बात है, अगर बच्चे में कार्डाइटिस है यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके हार्ट में वाल्व काम नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे को ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है पेशेंट को अपन दे सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। स्पेशली यहाँ पे कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो यहाँ पे एस्पिरिन की जो ड्रग है ये दी जाती है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं कि एस्पिरिन जो है 4 साल से ज़्यादा के बच्चों में तो वैसे अप्रूव्ड है, मतलब दे सकते हैं। लेकिन अगर 4 साल से ज़्यादा के बच्चों में अगर चिकन पॉक्स की कंडीशन हो रखी है या फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है एस्पिरिन नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि अगर चिकन पॉक्स बच्चे में प्रेजेंट और उसको एस्पिरिन दे दी तो उसकी वजह से उस बच्चे में कंडीशन अकर हो सकती है जिसका नाम होता है रेस सिंड्रोम। अब ये रेस सिंड्रोम क्या होता है, तो रेस सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का लीवर और ब्रेन दोनों ही अफेक्ट होते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो अगर बच्चे में चिकन पॉक्स प्रेजेंट है तो उसको एस्पिरिन नहीं देनी है। तो अगर बच्चे को आप एस्पिरिन दे रहे हैं तो आपको जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एस्पिरिन देनी है। अगर यहाँ पे बच्चे में चिकन पॉक्स लाइक जो कंडीशन प्रेजेंट है तो एस्पिरिन की जगह दूसरे ऑप्शंस अपन ड्रग्स दे सकते हैं, लाइक आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि सेफेस्ट ड्रग है। तो ये बात हो गई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यहाँ दे सकते हैं अगर सीवियर इन्फ्लामेशन हो रखा है, लाइक प्रेडनिसोन अपन दे सकते हैं सीवियर इन्फ्लामेशन में। नेक्स्ट वन यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स में यहाँ पे पेनिसिलिन दे सकते हैं, सल्फाडाइजिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है कोई सी भी चॉइस ऑफ ड्रग अपन दे सकते हैं। अगर बच्चे में पेनिसिलिन से रिलेटेड एलर्जी प्रेजेंट है तो एरिथ्रोमाइसिन यहाँ पे अच्छी चॉइस रहेगी। तो ये बात हो गई यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट की। अब बात कर लेते हैं अपन इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट से पहले आपको एक बात बताना देना चाहता हूँ कि इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अगर हार्ट वाल में सीवियर इन्फ्लामेशन हो चुका है तो हार्ट वाल्व्स को यहाँ पे रिपेयर करना जरूरी है। अगर वो रिपेयर होंगे तो ही बच्चे का हार्ट सही से काम करेगा। अब यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या डायग्नोसिस देखने को मिलते हैं। तो पहला डायग्नोसिस है एक्यूट पेन रिलेटेड टू जॉइंट पेन व्हेन एक्सट्रीमिटीज आर टच और मूव्ड, यानी पहला यहाँ पे दर्द देखने को मिलेगा बच्चे में। दूसरा डायग्नोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू कार्डाइटिस, यानी बच्चा जो है एक्टिविटी करने में उसको दिक्कत आएगी, दूसरा डायग्नोसिस हो गया। तीसरा डायग्नोसिस है यहाँ पे रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू कोरिया, यानी बच्चे में कोरिया कंडीशन होगी, यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे तो उसकी वजह से इंजरी होने का रिस्क रहेगा। और फोर्थ वन यहाँ पे डायग्नोसिस होगा डेफिशिएंट नॉलेज ऑफ केयर गिवर, यानी पेरेंट्स को
कंडीशन से रिलेटेड अगर नॉलेज कम है तो ये भी एक डायग्नोसिस बनता है। अब इन डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग क्या क्या इंटरवेंशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे जो इंटरवेंशन है वो है कि बच्चे को जो है प्रॉपरली ऐसी पोजीशन देनी है ताकि उसके जो जॉइंट में पेन हो रखा है वो कम हो। दूसरा यहाँ पे बच्चे को वार्म बाथ भी दे सकते हैं या उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज भी करवा सकते हैं जिससे कि जॉइंट डिस्कम्फर्ट उसका कम हो सके। नेक्स्ट वन यहाँ पे बच्चे को डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ अपन दे सकते हैं। डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ का मीन होता है जिनसे बच्चे का ध्यान जो है उसकी प्रॉब्लम से हट जाए और दूसरी चीज़ों पे चला जाए। तो यहाँ पर डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ अगर हम दे रहे हैं बच्चे को तो वो डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को रेस्ट तो मिले, यानी बेड रेस्ट तो मिले, उसके साथ साथ उसकी जो बोर होने की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाए। लाइक कैसी डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ देनी है, जैसे कोई अच्छी बुक उसको दे दी, लाइक कोई स्टोरीज़ की बुक हो गई जिसमें उसको इंटरेस्ट आए, या कोई ऐसे क्वाइट गेम्स दे दिए जो वो बैठकर खेल सके। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बच्चे को जो है रेस्ट तो देना है लेकिन उसको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी करवानी है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जब एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं तो उसके बीच में बच्चे को थोड़ा थोड़ा गैप में रेस्ट भी दिया जाए ताकि उसकी जो एनर्जी है, उसका जो कंफर्ट है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट वन यानी बच्चे को जो है प्रोटेक्ट भी करना है। प्रोटेक्ट कैसे करना है, जब बच्चा अगर बेड पर लेटा है या सो रहा है तो हमें बेड के चारों तरफ जो है साइड रेल्स लगानी है और उनको ऊपर रखना है। उससे क्या होगा, क्योंकि जैसा बच्चे में मैंने आपको बताया कोरिया देखने को मिलता है, कोरिया में क्या होता है एकदम से इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लग जाते हैं, तो उस वजह से बच्चे में इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए साइड रेल्स का लगना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें कि एक जो बच्चा जो कोरिया से मीन्स जो ह्यूमेटिक फीवर वाला बच्चा है, अगर उसको व्हील चेयर पे अगर रखा गया है, अगर उसको बाहर ले जा रहे हैं घूमने के लिए या घर में उसको व्हील चेयर पे बिठा रखा है, तो उस चीज़ में हमें ये ध्यान रखना है कि उसको व्हील चेयर पे अकेला नहीं छोड़ना है, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। इससे होगा क्या कि अगर बाई चांस उसको कोरिया कंडीशन हो गई यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लगे तो वो गिर सकता है, उसमें इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट वन अब क्या करना है, जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं या फैमिली मेम्बर्स है बच्चे के, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। किसके रिगार्डिंग, बच्चे की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, यानी जो ह्यूमेटिक फीवर की कंडीशन है उसके बारे में पेरेंट्स को एजुकेशन देनी है, समझाना है, उसके लक्षणों के बारे में बताना है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना है और बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इन सभी के बारे में पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन, जब पेरेंट्स या बच्चा जब डिस्चार्ज होने लगे तो डिस्चार्ज के टाइम जो पेरेंट्स को जो है फॉलोअप केयर के लिए भी बोलना है। तो ये बात हो गई यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।